हेलो दोस्तों, नमस्ते। आइए, आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है अपवाह। इससे पहले क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का पूरा कंप्लीट हो चुका है ज्योग्राफी का। ये क्लास 9 का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वो भी कंप्लीट हो चुका है। आइए इसको हम लोग देखते हैं आज लाइन बाय लाइन। कहता है कि अपवाह तंत्र से क्या समझते हैं आप। इसमें पहले बहुत पूछता है कि अपवाह शब्द एक क्षेत्र नदी तंत्र की व्याख्या करता है। मतलब कहता है कि अपवाह तंत्र क्या है, शब्द क्या समझते हैं इस बारे में। तो ये बोलता है कि नदी तंत्र, यानी नदी से जितने भी नदी, एक बड़ी नदी की जितनी सहायक नदियाँ होती है ना, उससे मिलकर क्या बनता है, अपवाह तंत्र बनता है। ठीक है। कहता है भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए और समझिए। चलिए आपको हम भौतिक मानचित्र पहले थोड़ा सा झलक दिखलाते हैं, इसी चैप्टर में है। ये देख लीजिए, आपका भौतिक मानचित्र है। कहता है कि देखिए, मान लीजिए हम ये गंगा नदी की बात करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, अब गंगा नदी ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, जाके बंगाल खाड़ी में मिल जाता है। इससे पहले क्या होता है, इसे बहुत सारा सहायक नदियाँ से मिलती है, बहुत सारा सहायक नदियाँ। ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये पूरे मिला करके ये आपका नदी तंत्र का निर्माण करता है। आइए इधर आप देख सकते हैं, इधर सिंधु हो गया, इधर ब्रह्मपुत्र हो गया, इस तरह से। चलिए हम लोग वहाँ से एक बार लाइन बाय लाइन अध्ययन करके आते हैं। कहता है कि आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अतः इसका तथा इनका भी निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील है, समुद्र है या महासागर में होता है। कहने के मतलब साफ साफ यही है कि क्या होता है, एक बड़ी नदी होता है, उसमें क्या होता है, छोटी छोटी धाराओं मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करता है। और बड़ी नदी है ना, किसी महासागर में, किसी झील में, किसी समुद्र में जाकर क्या होता है, विलीन हो जाता है, मिल जाता है। आइए, कहता है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र को जल का प्रवाहित होता है उसे एक क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी बोलते हैं। कहता है एक नदी तंत्र द्वारा, एक नदी के द्वारा, उसके सहायक नदियों के द्वारा जितना भी क्षेत्र क्या करता है, जल से सिंचाई करता है, यानी अपवाहित करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं अपवाह द्रोणी बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक। मानचित्र को अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो गया, उच्च भूमि हो गया, दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों के एक दूसरे का अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। सबसे पहले बता दें कि जल विभाजक क्या है। आइए यहाँ दिखाते हैं। ये आपका एक चित्र दिया गया है, धारा आ और धारा बा। ये क्या है, उच्च भूमि है। यह उच्च भूमि पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है। ठीक है। और ये क्या है, एक नदी तंत्र है, और ये भी क्या है, नदी तंत्र है। और ये बीच में क्या है, ये जल का विभाजक कर रहा है, उच्च भूमि। इसी क्या बोलते हैं, जल विभाजक बोलते हैं। समझ गए। आ जाइए। कहता है कि क्या आप जानते हैं कि विश्व सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन। अमेजन नदी क्या है, सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी। भारत का सबसे अफवाह द्रोणी बता सकते कौन हो सकता है, भारत में किस नदी का अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो कौन हो सकता है, वो है आपका गंगा। समझ गए। आइए, कहते भारत में अफवाह तंत्र के बारे में अब अध्ययन करने जा रहे हैं। कहता है कि भारत में अफवाह तंत्र, कहता है भारत का अफवाह तंत्र नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों द्वारा होती है। कहता है इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालयी नदियों और दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय नदी। कहने मतलब सीधे कि जो हिमालय से नदी निकलती है वो हो गया, और एक प्रायद्वीपीय भारत से जो नदी निकलती है, ये दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। कहते भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। मतलब अगर हिमालय की नदियाँ देखें तो अलग है, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या है, अलग है। कहता है कि हिमालय की अधिकतर नदी क्या है, बारहमासी है, यानी 12 साल, यानी पूरे वर्ष क्या होता है, उसमें पानी रहता है।
क्योंकि इन्हें क्या होता है, वर्षा का अतिरिक्त ऊंचे पर्वत से पिघलने वाले हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। यानी वर्षा तो से प्राप्त होता ही होता है, प्लस में हिम के द्वारा भी, यानी बर्फ के पिघलने से भी क्या होता है, उसमें पानी आते रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। यानी क्या करता है, ये हिमालय जो है ना आपका, हिमालय को उधर से निकल के आता है, समझ गए। कौन नदी, ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती है। इन नदियों में पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करता है। जब हिमालय क्रॉस करेगा तो क्या करेगा, उसको काटेगा, और काटेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉर्ज बोलते हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तय करती है। जब कोई नदी हिमालय से आएगी और बंगाल खाड़ी हो चाहे अरब सागर हो, कहीं भी जाएगी तो क्या एक लंबी दूरी तय करेगी। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों को तीव्र उत्पन्न करता है, और क्या करता है, अपनी जब ऊपर नदी हिमालय से आती है तो क्या करता है, तीव्र गति से बहता है। ये आपको गॉर्ज दिया गया, देखिए कैसे हिमालय, कैसे कोई नदी काट करके हिमालय को क्रॉस करती है। जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, चाहे तो आपका सिंधु नदी हो गया, क्या करता है, वो गॉर्ज बनाता है और क्या करता है, पहाड़ी को काट देता है बीच से। देख सकते हैं कितना भयानक कटा हुआ है। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो क्या करता है, तीव्र अपर्दन करता है। कौन नदी, जो हिमालय की नदियाँ हैं। अपने साथ भारी मात्रा में क्या करता है, सिल्ट और बालू का संवहन करती है। मतलब जब तीव्र गति से बहे तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपर्दन करेगा, कट करेगा, मिट्टी को कट करेगा, अपने साथ लेकर आएगा। और मध्य निचले भागों में क्या करेगा, ये नदियाँ, और मध्य निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प, ये गोकुल झील अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करता है। जब ऊपर से काट करके लेकर आएगा तो क्या करेगा, कहीं न कहीं तो निक्षेप करेगा, उसको डिपोजिट करेगा ही करेगा। तो जहाँ वो नदी स्लो हो जाती है, जिसका स्पीड धीरा हो जाता है, तो क्या करता है, वहाँ निक्षेप को डिपोजिट कर देती है, वहाँ जमा कर देता है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करते हैं, समझिए। मतलब क्या कर, डेल्टाओं का निर्माण करता है पूर्ण विकसित। आप इस वक्त चित्र 3.3 में देख सकते हैं, आपको 3.3 लेके चलते हैं। ये देखिए, ये आपका है नदी के स्रोत, मान लीजिए हिमालय नदी यहाँ से निकलता है, ठीक है, ये ऊपरी भाग है, ये वो क्या है, मध्य भाग है। मध्य भाग तक तो क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पीड आया, लेकिन मध्य भाग से क्या हुआ, फिर जब बाद में आया तो क्या हुआ, विसर्प बढ़ना शुरू कर दिया, यानी टेढ़े मेढ़े चलने लगा। देख सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा कैसे चल रहा है। पहले थोड़ा क्या था, टेढ़ा मेढ़ा कम था, अब क्या ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और इसको जब ज़्यादा टेढ़ा होगा, कर्व लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं, ठीक है। और जब ऐसे होते होते क्या होता है कि नदियाँ जो है कर्व छोड़ करके मुख्य धारा मिल जाती है, जिससे क्या गोकुल झील का निर्माण होता है। क्या होता है, गोकुल झील का निर्माण होता है। और निचले भाग जब सबसे लास्ट में आता है तो वहाँ क्या होगा आपका, जब वितरिका बनाती है, नदियाँ डिवाइड होने लगती है इधर इधर इधर, तो बीच में क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। चीज़ को समझ गए, बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए आगे देखते हैं। कहते हैं कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। अधिकतर क्या होता है, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होता है, क्योंकि इसका प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, वो सिर्फ मौसम पर डिपेंड करता है। पानी होगा तो धारा बहेगी, अगर धारा पानी नहीं होगा तो धारा क्या होगा, बंद हो जाएगा। उसमें तो हिमालय जैसा तो है नहीं हिम, उसको मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करती है। सूक्ष्म मौसम में बड़ी नदियाँ जल भी क्या हो, घट के छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, मतलब बहुत कम पानी रह जाता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई क्या होता है, कम होगा और छिछली होगा, क्योंकि वहाँ क्या है, वो छोटी छोटी दूरी तय करता है और पानी भी कम रहता है। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती है तथा पश्चिम तरफ आती है। कहता कुछ ऐसे भी नदियाँ हैं जो क्या है, बहुत लंबी दूरी तय करता है। जो मान लीजिए जो पश्चिमी घाट से नदियाँ बह के क्या होता है, बंगाल खाड़ी में जाती है, वो भी क्या है, एक लंबी दूरी तय करती है। जैसे कौन हो गया, अगर पश्चिम की तरफ से कोई अगर नदी बहता है तो क्या है, वो है गोदावरी, और कौन है, कृष्णा। ये सब क्या है कि लंबी दूरी तय करता है नदी। क्या इस प्रकार दो नदियों को पहचान कर सकते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्वी घाट की तरफ यानी बंगाल खाड़ी तरफ गिरता है। तो एक क्या हो गया, एक गोदावरी हो गया, एक कौन है, कृष्णा है। जहाँ तक कावेरी भी है, लेकिन ये दो नदियाँ क्या है, लंबी नदियाँ हैं। आइए हम लोग बात करने वाले हैं हिमालय की नदियों के बारे में। करें किससे बात करें हम लोग, हिमालय की नदी की बात करते हैं। आइए, कहते हैं सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र।
एक ही कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। ये नदियाँ लंबी तथा इन अनेक महत्वपूर्ण, ये नदियाँ क्या है? लंबी है और महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियों आकर इसमें मिलती है। जैसे मान लीजिए जमुना नदी किसका है? गंगा नदी का सहायक नदी है। कहता है किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को क्या बोलते हैं? नदी तंत्र बोलते हैं। अभी मैं जस्ट होता है कि मान लीजिए कोई नदी जा रहा है, इसमें जितना भी अगर कोई नदी मिलता है, मान लीजिए 10 नदियाँ मिल रहा है, 10 नदी मिलता है, क्या है ये पूरे एरिया क्या हो गया? नदी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये? नदी तंत्र। तो अभी हम लोग अध्ययन जो करने वाले हैं वो क्या है? सिंधु नदी तंत्र अध्ययन करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन देखेंगे इसको क्या कहता है। आइए, कहता है सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है। अगर कोई पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो मानसरोवर झील के निकट से होता है। वो भी कहाँ है? तिब्बत में है। पश्चिम की ओर यहाँ बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। ये नदी किधर बहती है? पश्चिम की ओर। मान लीजिए ये मानसरोवर झील है और ये आपको हिमालय है, ठीक है, तो इधर बहती है, ठीक है, इस तरह से, और ये लद्दाख में क्या करता है? प्रवेश करता है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर और दर्शनीय गाछ का निर्माण करता है। जब यह नदी लद्दाख में प्रवेश करता है तो क्या करता है? ये बहुत सुंदर और दार्शनिक गाछ को निर्माण करता है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियों से क्या होता है? मिलता है। जैसे हो गया जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, सयोक हो गया या हुंजा हो गया। याद रखिएगा, सहायक नदियाँ पूछता है कि जैसे जास्कर है, नुब्रा है, सयोक है, हुंजा है, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। किसका है? सिंधु नदी का सहायक नदियाँ हैं। इस नदी में मिलती है, ठीक है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अट्टक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, ठीक है। कहाँ? अट्टक में पर्वतीय क्षेत्र क्या कहता है? बाहर निकलती है। और इसमें कौन कौन सहायक नदियाँ मिलता है वो भी देख लीजिए। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम आपस में मिल करके पाकिस्तान में मिठान कोट मिलता है। एकदम याद रखिएगा। अगर कोई पूछ दे कि झेलम नदी सब जो इतना भी है 5 नदियाँ, ये कहाँ मिलती है, तो ये कहाँ मिलता है? मिठान कोट में। और मिठान कोट कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है, मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए अंत में कराची से पूरब की ओर अरब सागर में क्या होता है? मिल जाता है। समझिए। सिंधु नदी के दौरान कहाँ गया? सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। इसका ढाल क्या है? बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी को 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, पंजाब में, शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। कहने का मतलब क्या है? 1/3 क्या है? भाग हमारे भारत में है, बाकी कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया है। अगर सिंधु नदी का अगर लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर लंबाई है इसका। बिल्कुल याद रख लीजिएगा। और विश्व की लंबी नदियों में से एक है। जब 2900 लंबाई तो होगा ही होगा। और ये विश्व नदियों में क्या? विश्व में नदियों में भी अच्छा खासा क्या है? इसका लंबाई है। आइए अब देखते हैं आगे। कहता है कि आप जानते हैं, जनाइए। कहता है सिंधु जल समझौता जो है, सिंधु जल समझौता जो हुआ था संधि, वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। इसके अनुसार भारत जो है ना, इसका केवल कितना 20% यानी 20% क्या होगा इसमें उपयोग कर सकता है जल। बाकी जल क्या है? 80% क्या है? वो पाकिस्तान यूज करेगा इसका। इस जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में करते हैं सब। ठीक है, किसके लिए? सिंचाई के लिए। आपको पता है कि राजस्थान में इस नदी से कितना मतलब उपयोग हो रहा है। जो बंजर में क्या किया, उपजाऊ बना दिया अभी इंदिरा गांधी नहर से। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद गंगा नदी तंत्र। सिंधु समझ गए। आइए अब हम लोग गंगा देखते हैं। कहते हैं गंगा की मुख्य धारा भगीरथी, गंगोत्री, हिमालय से निकलती है। जो गंगा का मुख्य धारा कहाँ से निकलता है? भगीरथी। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, पहले गंगा का नाम क्या है? भगीरथी है। और अकलंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में से मिलती है। जब इधर से भगीरथी आता है, इधर से क्या है? अलकनंदा आता है, तो यहाँ क्या मिलता है? उत्तराखंड में देवप्रयाग मिलता है। कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। और तब जा क्या होता है? ये अब गंगा कहलाता है। समझ गए।
हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। समझ गए? कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास, याद रखिएगा। कहते हैं हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। आप देखेंगे क्या है, मान लीजिए गंगा जा रही है तो बहुत सी नदियां क्या है, हिमालय से निकलती है, और बहुत में उच्च भूमि इधर से भी निकल के जाती है, और इधर से एक यमुना भी मिलता है जा करके। ठीक है, तो वही बोल रहे क्या है, बहुत सी नदियां हैं, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, इसी तो बहुत बड़ा क्या है, एक नदी तंत्र है इंडिया का। कहता है इसमें कुछ प्रमुख नदी दिया गया, अब देख सकते हैं, जैसे यमुना, घघरा, गंडक, कोसी। बिहार को शोक किसे कहते हैं आपको मालूम है? वो है कोसी कहते हैं। कहता है यमुना नदी हिमालय की एक यमुनोत्री हिमालय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दक्षिणी किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा से जाके मिल जाती है। एक यमुना ही ऐसा नदी है जो हिमालय से निकलती है, लेकिन बाएं तरफ नहीं मिलता है, वो दाहिने तरफ मिलता है गंगा नदी का। सोचिए, बाकी उच्च भूमि से निकलने किधर से आपको दाहिने से मिलता है, और हिमालय से किधर निकलने में कहाँ मिलता है? बाएं तरफ मिलता है। लेकिन जमुना क्या है, उसका उल्टा है, वो हिमालय से ही निकलता है, लेकिन मिलता किस तरफ से? वो दाहिने तरफ से मिलता है। और संगम दोनों कहाँ होता है? इलाहाबाद यानी देवप्रयाग। अभी जो जस्ट अभी कहाँ महाकुंभ मेला लगा था। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय कहाँ चले गया, नेपाल हिमालय से निकलती है। जो घाघरा और गंडक, कोसी जो है कहाँ से निकलती है? वो नेपाल हिमालय से निकलती है। इसका कारण है प्रत्येक वर्ष उत्तर भारत के मैदान में कुछ हिस्से में क्या बाढ़ आ जाता है। और किसी बताया था कि कोसी क्या है, जब बाढ़ आती है ना तो बिहार में प्रलय मचा देता है। जिससे बड़े पैमाने पर क्या होता है, जाल मान के क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन ये नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ प्रदान करता है। अब देखिए, जब भी अगर कोई बाढ़ आएगा तो क्या होता है, वो खादर मिट्टी यानी वहाँ भूमि का करता है, उपजाऊ बना देता है, और वो क्या होता है, कृषि की योग हो जाती है। अब आते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है। कहता है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाला मुख्य सहायक नदियां, जैसे बताया ना, क्या जैसे मान लीजिए क्या मिलता है, एक हिमालय से कुछ नदियां मिलती है, और कुछ नदी क्या है जो उच्च भूमि, जो कल हम लोग पढ़े थे उच्च भूमि के बारे में, जो वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, अमरकंटक से कुछ नदियाँ निकलती हैं, तो उस नदियाँ क्या है, वो भी गंगा में जाकर मिलती है। जैसे नदियाँ क्या हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, सोन हो गया, ये सब क्या है, ये गंगा का सहायक नदी। ऐसे है तो यमुना सहायक नदी और कुछ गंगा का सहायक नदी है, लेकिन क्या है, ये अंत में जाकर किससे मिलेगा, गंगा से ही मिलेगा। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। ये क्या है, अर्ध शुष्क क्षेत्र से, मतलब जहाँ क्या है पानी थोड़ा कम रहता है, इनकी लंबाई कम है, इनमें पानी की मात्रा भी कम होगा। ज्ञात कीजिए कि नदियाँ कैसे और कहाँ गंगा में मिलती है। एक बार आराम से मैप को देखिए, ऊपर मैप दिया गया है और इसको पता कर सकते हैं आप। देखिए ये मैप, ये आपको गंगा है, ये वो थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं, बताते हैं आपको। ये देखिए ये आपको गंगा है ना, ये इधर देखिए चंबल, बेतवा, और इधर देखिए सोन नदी जो पटना मिलती है। इधर वो सरदा है, इधर घघरा है, गंडक है, इधर कोसी है। ठीक है, ये सब गंगा का सहायक नदी है। आइए आगे देखते हैं, कहाँ थे हम लोग, ये हो गया। कहता है कि बाएं और दाहिने किनारे से सहायक नदियों के जल का परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक, कहाँ तक जाती है, फरक्का तक बहती है। और यहाँ गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में, यहाँ क्या होता है, जब फरक्का पास जब गंगा नदी पहुँचता है तो दो भागों में बढ़ जाती है। भगीरथी हुगली जैसी एक वितरिका है और दक्षिण तरफ बहती है, और ये डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाल खाड़ी में क्या होता है, मिल जाता है। समझ गए। अगर गंगा अगर नदी दो भागों में बढ़ती है तो कहाँ बढ़ती है, वो है फरक्का के पास, बिल्कुल याद रखिएगा। वहाँ से एक धारा कहाँ से जाता है, एक धारा बहते हुए जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में चले जाता है, और जो हुगली नदी जो छोटा धारा है वो क्या है, वो आपको वेस्ट बंगाल पहुँच जाता है। कहता है मुख्य धारा कहाँ है, वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी इसे आकर मिल जाता है।
और क्या होता है, उधर से फिर ब्रह्मपुत्र नदी आती है और उसमें मिल जाता है। अंतिम चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र समुद्र में क्या होता है, विलीन हो जाता है। और विलीन होने से पहले किस नाम से जाता है, वो मेघना का नाम जाता है। अगर कोई पूछे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र अगर दोनों नदी मिल करके जब मिलती है उसके बाद उस किस नाम से जाना जाता है, तो वो है मेघना। क्या बोलते हैं उसको, मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जल वाली एवं विरध नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये क्या है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र अगर दोनों मिले तो क्या है, ये बहुत बड़ा जल की मात्रा हो जाएगा वहाँ। सोचिए कितना जल उसमें हो सकता है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कहता है कि ये दोनों नदी जो है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, अगर ये दोनों नदियाँ अगर जो एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कहते हैं कि आप जानते हैं कि सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाना सुंदरी पादप से बना। सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं, कि वहाँ सुंदरी नाम का पेड़ है इसलिए बोलते हैं। कहता है सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। समझ गए, यहाँ एक टाइगर पाया जाता है जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। आइए, कहता है कि गंगा की लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर है। कितना है, 2500 किलोमीटर है। चित्र को देखिए 3.4 देखें और क्या आप गंगा नदी का अफवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। जस्ट आपको दिखाएं ऊपर में 3.4 में कि गंगा नदी किस तरह से सहायक नदियाँ मिलके वो बंगाल खाड़ी में मिलता है। कहते हैं कि अम्बाला नगर जो है ना, अम्बाला नगर सिंधु और गंगा नदी क्या है, वो जल विभाजक काम करता है। जल विभाग का जस्ट पढ़ाएंगे, जल विभाग क्या होता है, जल विभाजक का मतलब होता है कि दो नदियों क्या करता है, अफवाह तंत्र को विभाजित करना। ठीक है, तो अम्बाला नगर क्या है, ये आपको टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अम्बाला नगर क्या है, ये जल विभाजक काम करता है। किसका, सिंधु और गंगा नदी का काम करता है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। अगर अम्बाला से सुंदरवन तक अगर देखें यानी बंगाल खाड़ी तक जहाँ पानी गिरता है तो कितना लंबाई वहाँ 1800 किलोमीटर है। लेकिन गंगा की लंबाई कितना है, 2500 मीटर है। इसका मतलब क्या करता है, विसर्प बनाते हुए आता है नदियाँ, और जब विसर्प बनाते हुए आएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, वही 2500 मीटर हो गया इसका, 2500 किलोमीटर। परंतु इसके ढाल में क्या है, गिरावट आ गया और मुश्किल से 300 मीटर है। बताइए 300 मीटर की हाइट है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो प्रति 6 किलोमीटर दूरी पर ढाल की गिरावट 1 मीटर। बताइए अगर आप 6 किलोमीटर चल गए और उसका अगर हाइट देखें वहाँ से डिफरेंस कितना हुआ हाइट का, तो मात्र 1 मीटर होता है। इसलिए इस नदियों में क्या होता है, ज़्यादा क्या करते हैं, बड़े बड़े विसर्प का निर्माण करता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र पढ़ते हैं। अभी पढ़ चुके सिंधु नदी का, गंगा नदी का, अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से पूर्व तथा सिंधु और सतलज के स्रोतों काफ़ी नज़दीक से निकलती है। अभी हम बताएं क्या है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ निकलता है, वो भी मानसरोवर झील से साइड से निकलता है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ निकलता है, वहीं से निकलता है। और एक सतलज नदी भी कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील से ही निकलता है। ठीक है, और उसी की नदी से कौन भी निकलता है, ब्रह्मपुत्र निकलता है। समझ गए। कहता है कि इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। सिंधु की लंबाई कितना था, 2900 किलोमीटर था, लेकिन उससे थोड़ा क्या है, अधिक है। परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। आप जानते हैं कि इसका मार्ग अधिकतर कहाँ है, हिमालय के पार यानी तिब्बत में ज़्यादा है इसका। यह हिमालय आपको एक बार हम दिखाते हैं, आपको ले चल के एक बार देख लीजिए। इसको एक बार रिलीज करते हैं। इसको रिलीज करते हैं, राइट। ये देखिए, ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से निकलते हुए इस तरह से जाता है। यहाँ एक गॉर्ज का निर्माण करता है, दिहाग मिलता है, और ऐसे करते हुए सीधे फिर इधर से गंगा नदी मिलता है बांग्लादेश में, और ये इधर मेघना के नाम से नीचे चला जाता है। इसमें देखिए ये तिब्बत में इस नदी को किस नाम जाना जाता है, इस नदी को सांगपो नदी के नाम जाना जाता है। ठीक है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, गॉर्ज का यहाँ निर्माण करता है, और फिर इस बाद क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी के सिर्फ आसाम के अंदर, देखिए यहाँ से जब आसाम शुरू होता है ना, इसके अंदर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। समझ गए। आइए अब आपको हम फिर से चलते हैं वहाँ लाइन पे।
कहता है कि यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा 12वां शिखर यानी 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम प्रवेश करती है। देखिए ऐसे आ रहा था, एक बार ऐसे मुड़ जाता है, यानी यू का अक्षर बना करके, समझ रहे ना। और यू से क्या है, आपका यूट्यूब चैनल का नाम भी है उत्तम जीएस स्टडी पॉइंट। तो क्या करता है, यू के नाम से ऐसे घूम जाता है। भारत में प्रवेश कहाँ करता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। गॉर्ज का माध्यम वहाँ क्या करेगा, जब जैसे भी अगर कोई भी नदी क्या है, जब बड़े पहाड़ी को जब क्रॉस करेगा तो क्या करेगा, उसको कट करेगा, और कट करने क्या बोलते हैं, उसको गॉर्ज कहते हैं। समझ गए। कहता है कि इस नदी के नाम से किस नदी, वहाँ पर अगर इन नदी के नाम बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश में, तो दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से, दिहांग। और दिबांग और लोहित और कनुला और दूसरी सहायक नदी से मिलकर क्या है, आसाम में ब्रह्मपुत्रा का निर्माण करते हैं। ये एकदम ध्यान रखिएगा। फिर एक बार हम आपको रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले अब कहाँ जाइए, मानसरोवर झील से निकलता है। इसको तिब्बत में किस नाम से जानता है, तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जानता है। क्या बोलते हैं इसको, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश करता है गॉर्ज के, वहाँ उसके नाम से किस नाम से जाता है, वहाँ दिहांग नाम से जाना जाता है। और जब आसाम में पहुँचेगा तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और जब बांग्लादेश में पहुँचेगा तो इसको क्या कहते हैं, यमुना के नाम से जाना जाता है। किससे, यमुना के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और यमुना दैट इज ब्रह्मपुत्रा अगर दोनों मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेघना के नाम से जाना जाता है। समझ गए। तो बिल्कुल ही क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहता है कि तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत में क्या है, शुष्क क्षेत्र है और शीत है। यहाँ क्या पानी का कमी है। यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में जब प्रवेश करता है ये, तो नदी में क्या जल और शिष्ट पूरा मात्रा में भर जाता है। और आसाम में क्या करता है, तबाही मचा देता है। जब आसाम अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और ब्रह्मपुत्रा कहता है कि बहुत सी नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। जब ब्रह्मपुत्रा क्या है, जब आसाम में पहुँचता है ना, तो असली तो नदी कहाँ बनता है, ये जब इंडिया में प्रवेश करता है तब। ये मत सोचिए कि अरुणाचल से पहले, यानी आपको पहले नदी क्या है, सूखा सूखा आता है, ये बहुत कम पानी आता है। लेकिन रियल नदी ब्रह्मपुत्रा कब बनता है, जब ये आसाम में प्रवेश करता है, बहुत सा सहायक नदियाँ से मिलती है, तो क्या करता है, ये तबाही मचाता है इधर आके। क्या आपको ब्रह्मपुत्रा द्वारा बनाए गए विश्व सबसे बड़ी नदी द्वीप के नाम याद है, बताइए, कमेंट बताइए कि सबसे बड़ी नदी द्वीप पूरे विश्व का है, सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रत्येक वर्ष अगर नहीं तो इसका नदी द्वीप का नाम जो है वो है माजुली। क्या नाम है उसको, माजुली नाम है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। क्या करता है, ये ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के दौरान आसाम तथा बांग्लादेश अधिक क्षति पहुँचता है। जैसे ही आसाम में पहुँचता नहीं, ये तबाही मचा कर देता है। और क्या करता है, ये नदियाँ जो है ना, ये अपना मार्ग बदल देता है, जिससे और क्या होता है, सिल्ट और अपरदन ज़्यादा करता है। कहते हैं उत्तर भारत कि अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्रा नदी में सिल्ट और निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा को मार्ग क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, जिससे क्या होता है, और ज़्यादा तबाही करता है। तो ये था आपको हिमालय से निकलने वाले नदियों के बारे में। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में इसको रखते हैं। आज हो गया हिमालय का और कल हो जाएगा हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि यहाँ एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल फ्री। अगर आप लोग इसमें कुछ भी अगर लगता है तो उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, आगे, थैंक यू।